आज हम नेशनल इनकम के सेकंड पार्ट को समझेंगे और हम ये देखेंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनसे पहले हम दो चीजों को देखेंगे। एक तो इनकम क्या होता है और वो कितने तरह का होता है। दूसरा हम देखेंगे कि गुड्स क्या होता है और गुड्स कितने तरह के होते हैं। इसी दो चीजों को टॉपिक को समझने के बाद हम डायरेक्ट नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज कहता है कि इनकम क्या है, किसको कहते हैं इनकम। तो इनकम अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो इकोनॉमिक्स की भाषा में दो तरह का होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम और एक होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। अब बात ये आई कि फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फैक्टर इनकम किसको कहते हैं और ट्रांसफर इनकम किसको कहते हैं और इन दोनों इनकम में कौन सा पार्ट नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में हिस्सा लेता है। तो सबसे पहले चीज ये समझते हैं कि फैक्टर इनकम क्या है। तो फैक्टर इनकम का मतलब ये हुआ कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसके बदले में अगर हमें कुछ मिल रहा है तो उस इनकम को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। मतलब अगर कोई इनकम रिसीव्ड हो रहा है, और कैसे रिसीव्ड हो रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू रिसीव हो रहा है। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैसे मिल रहा है, बाय रेंडरिंग फैक्टर्स सर्विस इन प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू मिल रहा है। तो इस इनकम को हम कहते हैं फैक्टर इनकम। मतलब जब भी हम कुछ करते हैं और उसके बदले में हमें कुछ पैसा मिलता है तो उस इनकम को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो एक सिंपल सा टर्मिनोलॉजी में बात करें तो एक आदमी जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहा है वो उस इनकम को हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ करके पैसा कमा रहा है। लेकिन जो पैसा हमको कुछ ना करने से मिलता है, स्टेटस के थ्रू मिलता है, जैसे हम बूढ़े हैं तो सरकार मेरे को मान लीजिए ओल्ड एज पेंशन देता है। अगर कोई विधवा है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको भी हम विधवा को पेंशन मिलता है। अगर कोई बच्चा है तो बच्चे को कुछ लैपटॉप मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। तो इस तरह के जो इनकम हो रही है, इस तरह के इनकम को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर इनकम कहते हैं। मतलब फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो फैक्टर इनकम क्या है, वो इनकम जहां पे हम कुछ कर रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ मिले तो उस इनकम को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। लेकिन जहां पे हम कुछ कर नहीं रहे हैं और हमें कोई इनकम हो रही है उस इनकम को हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। और ये फैक्टर इनकम कितने तरह फॉर्म में आता है, तो जनरली ये चार फॉर्म में आता है। एक होता है रेंट, दूसरा होता है रॉयल्टी, तीसरा होता है इंटरेस्ट, चौथा होता है प्रॉफिट। तो इन चारों को अगर हम ध्यान से देखें तो इस इनकम को हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। लेकिन ट्रांसफर इनकम क्या है, जिसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, जैसे स्कॉलरशिप, भीख मांगना, ये सब के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा और हम कुछ ना करके अगर हम कोई पैसा कमा रहे हैं तो उस इनकम को हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। तो बात ये आई कि कौन सा पार्ट नेशनल इनकम का हिस्सा बनेगा। तो हमेशा जो फैक्टर इनकम है वो हमेशा नेशनल इनकम का हिस्सा बनता है। लेकिन ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं बनता है। तो हमेशा याद रखिए कि फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम वो इनकम है जब हम कुछ करते हैं उसके बदले में हमें कुछ पैसा मिले तो उस इनकम को हम फैक्टर इनकम कहते हैं और ये कभी भी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ऐड ऑन किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम की तो ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता। और ये क्यों नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता, क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू हम इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं। अब हम गुड्स को समझते हैं कि गुड्स कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला चीज अगर हम ध्यान से देखें तो गुड्स दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं फाइनल गुड्स और एक होता है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अगर हम ध्यान से देखें तो फाइनल गुड्स क्या है, तो फाइनल गुड्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो ये जनरली दो तरह का होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक होता है जिसको हम कहते हैं
कैपिटल गुड्स। अब बात ये आई कि गुड्स तो हम सब जानते हैं, जो चीज खरीदी बेची जा रही है मार्केट में वो सब गुड्स है। लेकिन ये दो तरह से कैटेगराइज्ड है, एक है फाइनल गुड्स, एक है इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब अब अगर इंटरमीडिएट गुड्स को अगर हम डिफाइन करें तो ये दो तरह के गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। अगर कोई गुड्स रीसेल के लिए लिया जा रहा है, अगर कोई गुड्स हम रीसेल के लिए खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई पेन खरीदते हैं और वो किसी को बेचने के लिए खरीद रहे हैं, तो ये हमेशा क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम उससे कोई फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितने साल में कर रहे हैं, 1 साल में कर रहे हैं, तो उस गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या हुआ कि दो गुड्स विच आर यूज्ड फॉर रीसेल, those goods which are used for resale और those goods which are used for further production। मतलब हम उससे कोई दूसरा प्रोडक्शन कर रहे हैं और 1 साल के अंदर में कर रहे हैं, तो इस गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम दूध खरीदते हैं बेचने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि हम क्यों खरीद रहे हैं, रीसेल के लिए खरीद रहे हैं। इस गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। लेकिन अगर उस गुड से अगर हम स्वीट बना दें, मिठाई बना दें, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितने साल में कर रहे हैं, 1 साल के अंदर कर रहे हैं, तो इस गुड्स को भी हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। लेकिन बात ये आई फाइनल गुड्स क्या होता है, किसको कहते हैं फाइनल गुड्स? तो फाइनल गुड्स का मतलब ये हुआ अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं, अगर हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं खुद के कंजम्पशन के लिए, मतलब अगर हम कोई गुड्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं, इस गुड्स को हम कहते हैं फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स की डेफिनेशन अगर ध्यान से देखें तो फाइनल गुड्स क्या है, वो गुड्स जिसका हम सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उस गुड्स को हम फाइनल गुड्स कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हम उस गुड से फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हम 1 साल से ज्यादा के लिए कर रहे हैं, तो उस गुड्स को हम कहते हैं फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स की अगर डेफिनेशन ध्यान से देखें तो फाइनल गुड्स क्या है, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है या फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है मोर देन ईयर, तो उस गुड्स को हम फाइनल गुड्स कह रहे हैं। और वो गुड्स जिसको हम रीसेल के लिए यूज कर रहे हैं या फॉर प्रोडक्शन विद इन अ ईयर कर रहे हैं, तो उस गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। अब बात ये आई कि कंज्यूमर गुड्स क्या है, किसको कहते हैं कंज्यूमर गुड्स? तो ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, वो क्या है, सिंपल सा बात है, अगर हम गुड्स कोई सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। मतलब अ गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ इंडिविजुअल, अ गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ इंडिविजुअल, उस गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स कह रहे हैं। अब वो गुड्स कई तरह के, सेमी ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल है ना, सर्विसेज है, ये सारी चीजें क्या मानी जाती है, कंज्यूमर गुड्स मानी जाती है। लेकिन अगर हम गुड्स फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कार खरीद के लाए और खुद के लिए लेकर आए, तो वो क्या है, फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर हम कार खरीद कर लाए और ओला में लगा दिए, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, और कितने साल के लिए कर रहे हैं, मोर देन 1 ईयर कर रहे हैं, तो इस गुड्स को हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है, गुड्स का मतलब क्या हुआ, गुड्स कितने तरह के हैं, 2 तरह के हैं, एक फाइनल गुड्स है और एक इंटरमीडिएट गुड्स है। फाइनल गुड्स किसको कहते हैं, फाइनल गुड्स उस गुड्स को कहते हैं जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो रहा हो या फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हो रहा, जो कि मोर देन 1 ईयर। तो हमने इसमें एग्जांपल बताया, कार को हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। अगर कार को हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं,
तो वो कौन सा गुड्स है? कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन अगर उसको फर्दर प्रोडक्शन ऑफ मोर देन ईयर के लिए कर रहे हैं तो उस गुड्स को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। लेकिन अब बात ये आई, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब ये हुआ वो गुड्स जो रीसेल के लिए हो रहा है। अगर कोई गुड रीसेल के लिए किया जा रहा है, फर्दर प्रोडक्शन विद इन द ईयर के लिए किया जा रहा है, तो उस गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से जानते हैं। अब इसको देखो, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? किसको कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या हुआ? जो रीसेल के लिए यूज हो रहा या फर्दर प्रोडक्शन इन सेम ईयर में हो रहा है। लेकिन फाइनल गुड्स क्या है? जो सेल्फ कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम कार ओला में दे रहे हैं तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट के लिए हो रहा है, तो इसलिए इस गुड्स को हम क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स कहते हैं। अब बात ये आई कि फाइनल गुड्स के दो कंपोनेंट हैं, एक कैपिटल है और दूसरा कंज्यूमर है। कैपिटल क्या है? अगर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स कहते हैं। लेकिन अगर हम सेटिस्फाई कर रहे हैं वांट ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, जैसे कार खरीदा, मैंने अपने लिए कार खरीदी, तो मैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए खरीद रहा हूं, इसलिए गुड्स क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स हो गया। लेकिन वही कार को अगर मैं ओला में लगा ला, तो मैं क्या कर रहा हूं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा हूं। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है, इसलिए उस गुड्स को क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स कहेंगे। एफआईए का मतलब क्या है? ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये आता है कि नेट फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स बताइए। तो सबसे पहला चीज ये समझते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या। तो हम लोग जानते हैं ये हमेशा किसका डिफरेंस है? फीफा माइनस फीटा का। तो हमेशा याद रखिए कि एनएफआईए का मतलब है फीफा माइनस फीटा। मतलब अगर हम फीफा से, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलेगा। मतलब अब इनके कंपोनेंट्स पे अगर हम डिस्कशन करें तो एनएफआईए 3 कंपोनेंट से बनता है। पहला आता है नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, पहला आता है नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा आता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा आता है नेट रिटेन्ड अर्निंग। पहला आता है नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या हो? अब कुछ भारतीय विदेश जाते हैं सैलरी इनकम कमाने, तो वो इनकम कौन सी है? फीफा। और उनको पैसे में क्या मिलता है? सैलरी। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? सैलरी। अगर हम बात करें कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय की, तो ये जनरली 3 कंपोनेंट में बताया गया। एक है इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, दूसरा कहा गया सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, और अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना, एम्प्लॉय के लिए, तो वो सारी चीजें किसकी पार्ट बनती है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की पार्ट बनती है। मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय से क्या मतलब है? ये हमेशा किसका डिफरेंस है? डिफरेंस है इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेसिडेंट वर्कर लिविंग एम्प्लॉयड अब्रॉड फॉर लेस देन अ ईयर। मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत का रेसिडेंट है और वो बाहर जा रहा है और 182 डेज से कम दिन के लिए, 182 डेज मतलब 1 साल से कम के लिए बाहर जा रहा है, और वहां जो वो कमा रहा है वो किस फॉर्म में कमा रहा है? सैलरी के फॉर्म में कमा रहा है, उसको हम कहते हैं फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन क्या सिर्फ भारत के लोग ही पैसा कमा रहे हैं विदेश जाके? नहीं, कुछ विदेशी भी भारत में आके सैलरी के फॉर्म में पैसा लेकर जा रहे हैं। अब अगर सैलरी के फॉर्म में लेके जा रहे हैं तो वो क्या हुआ? सिमिलर पेमेंट कौन रिसीव कर रहा है? नॉन रेसिडेंट वर्कर। और वो कहां एम्प्लॉयड है? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री लेस देन 1 ईयर। तो इसको हम क्या कहते हैं? नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो नेट कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ? ये हमेशा एक डिफरेंस है किसके बीच में? तो इनकम फ्रॉम फीफा एंड इनकम फ्रॉम फीटा। लेकिन ये इनकम किस फॉर्म में होना चाहिए? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब सैलरी एंड वेजेस के फॉर्म में होना चाहिए। और कौन कमाना चाहिए? दोनों ही कमाना चाहिए,
रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कमा सकता है और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कमा सकता है। अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदेश में कोई पैसा कमा रहा है, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय कमा रहा है, उसको अगर तुम माइनस करोगे, किससे किससे माइनस करो, जो लोग भारत में आकर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कमा रहे हैं, तो उससे क्या मिलेगा, उससे मिलेगा नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरी बात, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या सिर्फ भारत के लोग सैलरी के तौर पे पैसा कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे। किस फॉर्म में कमा रहे हैं? प्रॉपर्टी के तौर पे कमा रहे हैं। प्रॉपर्टी, उनकी कोई प्रॉपर्टी है, उनसे उनको रेंटल इनकम। इस फॉर्म में भी कमा सकते हैं कि बिजनेस है, उस बिजनेस से उनको इनकम हो रही। तो सेम चीज यहां कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी के तौर पे या एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे कोई रेसिडेंट ऑफ कंट्री पैसा कमा रहा है या नॉन रेसिडेंट ऑफ कंट्री को पेमेंट भारत से मिल रहा है, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब लास्ट आता है नेट रिटेन अर्निंग। नेट रिटेन अर्निंग का मतलब क्या हुआ? जितने रिजर्व्स एंड सरप्लस है, अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री विदेश में काम कर रही, उनके पास बहुत सारा पैसा टैक्स काटने के बाद बहुत सारा पैसा उनके पास बच जाता है। वो क्या करते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस में बचा के रखे होते हैं। अब वो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस भारत के बाहर रखा हुआ है, और सेम चीज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत में रिजर्व्स एंड सरप्लस रखा है, इसको जब हम माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है? नेट रिटेन अर्निंग मिलता है। मतलब अगर हम तीन चीजों को जोड़ दें, किन चीजों को? नेट कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय, दूसरा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा नेट रिटेन अर्निंग, इन तीन चीजों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? हमेशा NFIA मिलेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलेगा।